एक सुनसान वीरान घर जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा अपनी जगह से हिला हुआ था। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे ही खाली घर से होती है, लेकिन ये घर खाली नहीं था, कोई था वहां। हाँ, एक आत्मा जो छिपी हुई थी और सब कुछ देख रही थी। उसी की नजर से हम ये घर देखते हैं। वो आत्मा धीरे से ऊपर जाती है और एक पुरानी अलमारी में जाकर छिप जाती है। कुछ देर बाद एक कार रुकती है। एक औरत रेबेका अपने पति बेट टायलर और बेटी क्लोए के साथ ये घर देखने आती है। रेबेका को घर बहुत पसंद आ गया। हालांकि बजट से बाहर था, फिर भी उसने इसे खरीद लिया। क्यों? क्योंकि ये घर उसके बेटे टायलर के स्कूल के बहुत पास था और वो एक प्रोफेशनल तैराक है। रेबेका चाहती थी कि उसका बेटा या नेशनल लेवल पर जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके पति को ये सब ठीक नहीं लगा। वो कहते हैं क्लोए अभी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। उसकी एक दोस्त की हाल ही में मौत हो गई है, वो सदमे में है। लेकिन रेबेका को परवाह ही कहां थी। इस बीच ऊपर अलमारी में छिपी वो आत्मा सब कुछ सुन रही होती है। जैसे ही उसे रेबेका के अंदर का तनाव महसूस होता है, वो रेबेका का पीछा करना शुरू कर देती है। एक सीन में रेबेका एक आईने के पास आती है। ये आईना 7 साल पुराना था, घर के पुराने मालिक ने ही उसे बताया था। दूसरी ओर क्लोए घर में घूमते घूमते एक कमरे में जाती है। वो डर जाती है कि कोई उसे अलमारी से देख रहा है। क्या वही आत्मा थी? फिर सीन कट होता है। घर में पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है, लेकिन मजदूर काम छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां कोई है, कोई अदृश्य शक्ति। कुछ दिन बाद रेबेका का परिवार उस घर में शिफ्ट हो जाता है और तब हमें एक बड़ा खुलासा होता है। रेबेका ने इस घर को खरीदने के लिए अपनी ही कंपनी के पैसे चुराए थे, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वो कहती है अपने परिवार के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है। क्या सच में? अब बात क्लोए की। उसका कोई नहीं था, वो अकेले रोती थी और एक दिन उसे महसूस होता है कि कोई उसके बहुत करीब है। वो उठती है, अलमारी की तरफ बढ़ती है, कहती है नादिया, क्या ये तुम हो? नादिया उसकी वही दोस्त थी जिसकी मौत हो चुकी थी, पर आत्मा चुप थी, सिर्फ देख रही थी। अगली सुबह कुछ अजीब होता है। बिस्तर पर बिखरी किताबें खुद ब खुद साफ सुथरी हो जाती है। क्लोए चिल्ला उठती है, ये कैसे हुआ? फिर उसे एहसास होता है वो आत्मा उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त थी। वो नादिया थी। उसके पापा कमरे में आते हैं। क्या हुआ? क्लोए झूठ बोलती है, कुछ नहीं, एक चूहा था बस। उसे डर था कि उसके पापा को यह सब बताने पर वो उसे पागल समझेंगे। अब क्लोए के पापा रेबेका से कहते हैं क्लोए की हालत ठीक नहीं है। उसकी दोस्त की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी और शहर में एक और लड़की की भी मौत हो चुकी है। लेकिन रेबेका का जवाब, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अब फिर आता है टायलर, उसका बेटा, अपने दोस्त रेयान के साथ। जैसे ही रेयान क्लोए को देखता है, पहली नजर में दिल हार बैठता है। लेकिन टायलर गुस्से में कहता है मेरी बहन के पास मत जाना। रात को फिर बहस होती है। पापा कहते हैं क्लोए को थेरेपी की जरूरत है, पर रेबेका चिल्ला उठती है बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। गुस्से में पापा कहते हैं क्लोए भी तुम्हारी बेटी है, सिर्फ टायलर नहीं। अगली सुबह क्लोए घर में अकेली होती है। तभी रेयान आता है। क्लोए उसे ड्रिंक ऑफर करती है और अपने कमरे में बुलाती है, लेकिन रेयान मना कर देता है। कहता है नहीं, मैं बस टायलर से मिलने आया था। लेकिन ये कहकर वो खुद क्लोए के कमरे में आ जाता है। दोनों यहाँ ड्रग्स लेते हैं और क्लोए रेयान से अपना दुख बांटती है कि अपनी दोस्त की मौत के बाद वो बहुत अकेली महसूस करती है। रेयान भी जिज्ञासु हो जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है और कहता है कि मैंने कभी किसी की मौत नहीं देखी। मुझे नहीं पता किसी के मरने का कैसा एहसास होता है, बस बताओ तो सही, किसी के मरने का कैसा लगता है। क्लोए को किसी से अपना दुख बांटना था। वो भी अपना दर्द बताने लगती है और अपने गम बांटते बांटते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ रेयान ने भी अपनी तकलीफ बताई कि उसके घर में किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उसकी माँ भी उससे प्यार नहीं करती थी, वह बहुत जहरीली थी। इन लोगों के करीब आने से पहले यहाँ की आत्मा इनके पास आने से मना करती है और वह अलमारी को तोड़ देती है, जिससे ये लोग डर जाते हैं और भाग निकलते हैं। रेयान सोचता था कि अलमारी का पन्ना ढीला होगा, इसलिए अलमारी टूटकर गिर गई। लेकिन क्लोए को पता था कि यह उसकी आत्मा थी। जैसे ही वह अलमारी के करीब गई, उसे चेहरे पर तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, जिस वजह से वो डर गई।
और उसे समझ आ गया कि ये नादिया ही है जो उसे रेयान से दूर रहने को कह रही है। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, क्लो ने आखिरकार अपने परिवार को बताने का फैसला किया। उसने डिनर टेबल पर सबसे पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि इस घर में कोई और मौजूदगी या आत्मा है? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ हम लोगों के अलावा कोई और भी रहता है जिसे हम देख नहीं सकते? उसकी बात सुनकर उसका भाई टायलर सोचने लगा कि वो पागल हो गई है। उसने कहा, तुम्हारी दोस्त की मौत ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। क्या बात कर रहे हो? वो सुनते ही क्लोए रोने लगती है और क्लोए के पापा उसे डांटते हैं। टायलर गुस्से में उठता है और वहां से चला जाता है। उसकी माँ भी चली जाती है। उसके बाद पापा की बात मानकर टायलर भी क्लोए से माफी मांगना चाहता है, लेकिन क्लोए गुस्से में थी। वह टायलर को डांटती है और कमरे से बाहर निकाल देती है। टायलर फिर से पापा से शिकायत करना चाहता है, लेकिन पापा उसे समझाते हैं कि क्लोए सदमे में है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। पर टायलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी माँ को अपने खराब कामों के बारे में बड़े आराम से बता रहा था। वो कैसे एक लड़की का मजाक उड़ाता है और उसकी प्राइवेट फोटो लीक कर देता है। उसकी माँ भी यहाँ डांटने की बजाय उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन जो यहाँ मौजूद आत्मा थी उसे ये सब सुनकर बिल्कुल पसंद नहीं आया और सजा के तौर पर वो टायलर के कमरे में जाकर सब कुछ तोड़ने लगती है। उसके जीत के मेडल, मग्स वो सब गिरा देती है। सबसे पहले क्लो ये सारी आवाजें सुनकर उसके कमरे में आती है, फिर बाकी लोग भी। ये सब देखकर सब लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। सब लोग डर गए थे, फिर घर से बाहर आ गए और क्लोई भी बाहर आए। क्लोई ने सबको बताया कि ये कोई और नहीं, मेरी दोस्त नादिया है जो मुझसे मिलने यहाँ आई है। तुम सब उससे मत डरो। लेकिन टायलर और उसकी मम्मी अब घर के अंदर जाने को तैयार नहीं थे। वैसे भी उन्हें यकीन हो गया था कि क्लोई सच बोल रही। सच में इस घर में ही कोई मौजूद था। अब क्लोई की दूसरी बात मानते हुए ये लोग घर के अंदर नहीं जाने वाले थे, लेकिन यहाँ क्लोई के साथ उसके पापा भी थे और क्लोई को सबको मनाकर घर के अंदर ले जाया गया। घर आकर रेबेका के पति ने उस महिला को फोन किया जिससे उन्होंने ये घर खरीदा था। उन्होंने उससे पूछा कि अगर यहाँ कोई भूत प्रेत था तो आपने हमें ये घर क्यों दिया? महिला ने कहा कि पहले यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं था और अगर आपको लगता है कि अब यहाँ कोई भूत है तो मैं अपनी भाभी को भेजती हूँ। वह एक साइकिक है और लोगों को ऐसे परेशानियों से छुटकारा दिलाती है। रेबेका के पति ने इसे मान लिया। अगले दिन दोपहर को वह साइकिक भी घर आई। जैसे ही वह घर वापस आई, उसे चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास हुआ। तभी उसे पता चला कि यह घर सच में भूतिया है और यहाँ किसी आत्मा की मौजूदगी है। घर लौटते ही उसने छोटी छोटी बातें नोट की और सबको बता दिया कि यहाँ कोई आत्मा है और वो आत्मा भी क्लो की तरह परेशान है। जैसे क्लो अपने दोस्त की मौत के बाद तनाव में है, वैसे ही ये आत्मा भी किसी तनाव में है। ये सुनकर सब हैरान रह गए क्योंकि इन लोगों ने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में क्लो से कभी किसी को नहीं बताया था। चौथा आयाम एक अदृश्य कनेक्शन, एक अधूरी आत्मा और एक मन में चल रहा तूफान। साइकी, वो औरत जो अपने आप में एक रहस्य थी, क्लोई को बताती है कि उस मौजूदगी को सिर्फ वही महसूस कर सकती है। ट्रॉमा के बाद क्लोई बहुत संवेदनशील हो गई थी और उसी संवेदनशीलता ने उसके लिए चौथे आयाम का दरवाजा खोल दिया था। इस दरवाजे के दूसरी ओर आत्माएं हैं, उलझे हुए वक्त की परछायां हैं, ऐसी शक्तियां जो आम इंसान कभी नहीं देख पाते, लेकिन क्लोई उन्हें महसूस कर सकती है। साइकी कहती है, जब मैं खुद एक बहुत बड़े अंधेरे से गुजरी थी तब मेरे लिए भी यही दरवाजा खुला था और तब से मैंने यही कोशिश की है कि यह दरवाजा खुला रहे ताकि मैं औरों की मदद कर सकूं। क्लोई ने फिर सीधा सवाल किया, क्या ये मेरी दोस्त नादिया है? साइकी ने सिर हिलाया, नहीं, ये कौन है मुझे नहीं पता और मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ये आत्मा खुद भी नहीं जानती कि वो कौन है। वो आत्मा फांसी हुई है किसी गलत आयाम में, किसी उलझी हुई टाइमलाइन में और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। साइकी बताती है कि चौथे आयाम में समय वैसा नहीं चलता जैसा हम जानते हैं। अतीत और भविष्य एक साथ घटते हैं और आत्माएं उसी उलझन में अक्सर दूसरी टाइमलाइन में फिसल जाती है। साइकी की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। उसने उसे छुआ। पुराने आईने अक्सर आत्माओं से संपर्क करवाते हैं। उसने उस पर कुछ लिखा, आत्माओं से सवाल पूछे, और तभी एक नीली रोशनी फैल गई। उसके शरीर में जोर का झटका लगा और वो बीमार पड़ गई।
इसके बाद उसने वो घर छोड़ दिया। कई हफ्तों तक सब कुछ शांत रहा। ऐसा लगने लगा जैसे उस आत्मा ने अब परिवार को परेशान करना छोड़ दिया है। जब क्लोई रेयान के करीब आने लगी तब भी उस आत्मा ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वो खुद जाकर अलमारी में छिप गई। शायद इस नए सुकून से कुछ राहत मिली थी। लेकिन एक दिन जब क्लोई फ्री होकर नहाने गई, उस आत्मा ने देखा रेयान उसके जूस में कुछ मिला रहा था। ड्रेक्स उसे रोकने के लिए आत्मा ने जोर से मेज हिला दी और जूस गिर गया। लेकिन क्लोई को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो अब उस स्थिति में नहीं थी जहां वो उसे महसूस कर सके। रेयान की दोस्ती ने क्लोई को पहले से बेहतर बना दिया था, और इसी के साथ चौथे आयाम का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। वो आत्माओं को अब महसूस नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन क्लोई और रेयान बात कर रहे थे। क्लोई ने कहा, मम्मी पापा शुक्रवार को घर नहीं होंगे, तुम आ जाना। रेयान सहमत हो गया, लेकिन दोनों जानते थे टाइलर उस दिन घर पर होगा। उसी दिन वो आत्मा जो अब तक शांत थी रेबेका के पति से मिलने आई। उसने कहा, ये जो प्रेत है ये अतीत से नहीं भविष्य से जुड़ा है। ये कुछ रोकने आई है वो घटना जो भविष्य में होनी है, और ये सब जुड़ा है उस खिड़की से। लेकिन रेबेका का पति ये सब नहीं समझ पा रहा था, और जब रेबेका ने उस आत्मा को घर आने से मना कर दिया, उसने कहा, जाओ यहां से दूर चले जाओ। रात को दिखाया गया वो आत्मा बेचैन थी, परेशान। उसे क्लोई से बात करनी थी, उसे चेतावनी देनी थी, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार थी जो उसे रोक रही थी, क्योंकि अब क्लोई उस अवस्था में नहीं थी। वो मानसिक आहत से बाहर आ चुकी थी, और अब वो आत्मा उसकी मौजूदगी भी महसूस नहीं करा पा रही थी। और फिर आ गया शुक्रवार। रेयान टाइलर के घर पहुंच चुका था। वो पहले टाइलर से मिला, फिर किचन में गया। 2 गिलास जूस तैयार किए और दोनों में दवा मिलाई। 1 गिलास टाइलर को दिया। कुछ मिनटों में टाइलर बेहोश हो गया। अब वो दूसरा गिलास लेकर क्लोई के कमरे में गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, क्लोई को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने डरते हुए पूछा, टाइलर कहाँ है? रेयान बोला, चिंता मत करो, मैंने उसे सुला दिया है। बस यही सुनते ही क्लोई समझ गई कि रेयान ने टाइलर को ड्रग्स दी है। उसे गुस्सा आया। उसे जैसे ही पता चला कि रेयान ने टाइलर को ड्रग्स दी थी, उसका खून खौल उठा। क्या यही सच है? उसे ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसने रेयान से कहा, तुम बस कमरे से बाहर जाओ, अभी के अभी। वो दिन था जब क्लोए रेयान का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन रेयान वो तो बहुत चालाक था। उसे मनाने की कोशिश करने लगा, और उसने जूस का गिलास बढ़ाया जिसमें वो पहले ही ड्रग्स मिला चुका था। अब एक आत्मा सब कुछ देख रही थी, वो सब कुछ महसूस कर रही थी। उसे डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। नहीं नहीं क्लोए, मत पीना। लेकिन वो आत्मा इंसानों को छू नहीं सकती थी। इस बार वो जूस का गिलास गिरा भी नहीं सकी, और क्लोए ने वो जूस पी लिया। कुछ सेकंड के अंदर उसकी आंखें मुंद गई और वो बेहोश हो गई। अब सच सामने आने लगा। रेयान का असली चेहरा। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। वो एक बीमार मानसिकता वाला शख्स था, जिसे लड़कियों को तड़पाना, मारना अच्छा लगता था। एक सीरियल किलर। उसने क्लिंग ट्रैप लिया और क्लोए के चेहरे पर लपेट दिया। घुटन, दर्द, चीखें, सब कुछ उसे मजा देता था। हर बार जब क्लोए मरने लगती, वो ट्रैप हटा देता, क्योंकि उसे दर्द को लंबा खींचना पसंद था। इसी तरह उसने क्लोए की दोस्त को भी मारा था, और एक और लड़की को भी, और इस बार कोई नहीं बचाने वाला था। लेकिन वो आत्मा अब और नहीं देख पा रही थी। उसने फैसला किया टाइलर को जगाना ही होगा। लेकिन कैसे? वो भी तो ड्रग्स के असर में बेहोश था। आत्मा ने चीजें गिराई, दरवाजा जोर से पटका, दीवारों पर जोर से हाथ मारा, और फिर वो टाइलर के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाई, उठो टाइलर, अभी। और टाइलर हड़बड़ाकर उठ गया। वो घबरा गया। रेयान कहाँ है वो? उसे याद आया रेयान उसके घर आया था, और अब उसकी बहन खतरे में है। टाइलर ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि रेयान क्लोए को मारने ही वाला था। टाइलर गुस्से से कांप उठा। उसने रेयान को जोर से पकड़ा और खींचता हुआ खिड़की की ओर ले गया। फिर एक झटका और दोनों नीचे गिर गए, धड़ाम, और दोनों की मौत हो गई। कुछ हफ्ते बाद अब वो परिवार घर छोड़ रहा था, वो घर जिसने उनका बेटा छीन लिया था। सबसे बड़ा दर्द था रेबेका के लिए। वो घर उसने अपने बेटे टाइलर के लिए लिया था, और अब वही बेटा नहीं रहा। दर्द, गम और टूटा हुआ दिल लेकर वो अकेले में उस 7 साल पुराने आईने के पास गई, और तभी उसने महसूस किया कोई है, कोई पास में, बहुत पास में। और तभी उस आत्मा ने सामने आकार ले लिया। वो आत्मा कोई और नहीं,
बल्कि टायलर की आत्मा थी, उसका बेटा। वो चीख पड़ी, टायलर, तू यहां, तू मर चुका है। लेकिन उसकी आत्मा अपनी बहन को बचाने आई थी, क्लोए को बचाने। रेबेका रो पड़ी। उसने सबको बुलाया और कहा, जो शक्ति हमारे घर में थी वो कोई आत्मा नहीं थी, वो तुम्हारा भाई था, टायलर। सबकी आंखों में आंसू आ गए और आत्मा ने जैसे अपना मकसद पूरा कर लिया था। अब वो घर से बाहर निकली, धीरे धीरे आकाश की ओर जाने लगी, उड़ती हुई, आजाद होती हुई, अपने दर्द और जिम्मेदारी से मुक्त। और तभी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।